प्यारे मित्रों, नमस्कार। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज की कक्षा में हम बात कर रहे थे राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत। और विकासवादी सिद्धांत में हमने देख लिया था कि राज्य की उत्पत्ति के जो विकासवादी सिद्धांत है उसके दो दृष्टिकोण हमको देखने को मिलते हैं। एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण और दूसरा उदारवादी दृष्टिकोण। हमने देखा था उदारवादी दृष्टिकोण के बहुत सारे समर्थक हैं और मार्क्सवादी दृष्टिकोण के भी बहुत सारे समर्थक हैं। तो उसको मेरा विश्वास है आपने याद कर लिया होगा। आज हम राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के जो 5-6 सिद्धांत हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। उसमें राज्य की उत्पत्ति का जो पहला सिद्धांत है उसमें 5-6 सिद्धांत है। रक्त है, शक्ति है, आर्थिक गतिविधियां हैं। तो इन सबको हम जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं अपना आज का वीडियो। तो आज के इस विकासवादी सिद्धांत पर बात करने से पूर्व हमको जो डॉक्टर गार्नर हैं उनकी एक जो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है वहाँ से हम बात को प्रारंभ करेंगे कि डॉक्टर गार्नर का कहना है कि राज्य न तो ईश्वर की कृति है, न किसी उच्च शक्ति का परिणाम है और न किसी प्रस्ताव या समझौते की सृष्टि है, और इसके अतिरिक्त न ही परिवार का विस्तार मात्र है। और राज्य क्या है? कर्मिक विकास के माध्यम से राज्य की क्या है? उत्पत्ति हुई है। तो इस परिभाषा को आप ध्यान रखेंगे। इसके पश्चात अब बात यह उठती है कि राज्य की उत्पत्ति क्या है? न सामाजिक समझौते के माध्यम से हुई है, न दैवीय उत्पत्ति के माध्यम से हुई है, ना ही क्या है शक्ति के माध्यम से हुई है, बल्कि राज्य क्या है? विकास का परिणाम है। और जो राज्य है इसका निर्माण मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है? स्वाभाविक रूप से हुआ। और मनुष्य ने अपने अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए क्या है? इसका विकास किया। और अभी भी इसका क्या है? निरंतर विकास चल रहा है। राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे सही और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो ये विकासवादी सिद्धांत है या ऐतिहासिक सिद्धांत है, इसको ही माना जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति एक विकास का परिणाम है और यह विकास धीरे धीरे क्रमशः चल रहा है, चलता गया और इतिहास में भी चलता गया और वर्तमान में भी चल रहा है। और इसी विकास के परिणाम स्वरूप राज्य ने क्या है? वर्तमान स्वरूप को धारण किया है और आगे हो सकता है इसका स्वरूप क्या है? बदल भी जाए। राज्य की उत्पत्ति का जो राज्य की उत्पत्ति हुई उसमें विकास में सहायक तत्व राज्य की उत्पत्ति और विकास किसी एक कारण से नहीं हुई है। यानी कि जो राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत है उसका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति किसी एक कारण से नहीं हुई, बल्कि इसके क्या है? अनेक कारण रहे हैं। उन अनेक कारणों का आज हम अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहला है रक्त संबंध। रक्त संबंध आप जानते हैं कई प्रकार के क्या है? ब्लड ग्रुप्स होते हैं। और एक व्यक्ति का जो उसका वंश चलता है वो क्या है? उसी के रक्त से चलता रहता है। भले ब्लड ग्रुप्स अलग अलग हो सकते हैं पर रक्त का संबंध क्या है? रहता है। यानी कि माता पिता दादा ये क्या है? सारे रक्त संबंध है। और इस बात से सभी विद्वान सहमत हैं कि सामाजिक संगठन का मौलिक आधार क्या है? रक्त संबंध होता है। यानी कि समाज का जो मूल है वो रक्त संबंध से निकलता है। रक्त संबंध प्रारंभ से ही मनुष्य में क्या है? एकता का एक सबसे बड़ा और दृढ़ क्या है? सूत्र रहा है। इसने विभिन्न जातियों को क्या है? एक सूत्र में बांधने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अगर हम इस रूप में रक्त संबंध का इतिहास देखें तो हम पाते हैं कि रक्त संबंध का जो सबसे पहला संगठन था वो क्या था? परिवार। आप आज भी देखते हैं कि रक्त संबंध से सबसे पहले क्या बनता है? परिवार बनता है। परिवार जब बहुत सारे परिवार इकट्ठे होते हैं और परिवार जब विकसित होता है तो परिवार से ही क्या है? गोत्र और कबीलों की उत्पत्ति होती है। आप आज भी सुनते होंगे पूजा के दौरान कि आपसे गोत्र पूछे जाते हैं, किस गोत्र से आप हैं। तो इन गोत्रों की उत्पत्ति हुई और गोत्रों से कबीलों की उत्पत्ति हुई। और मैकाइवर महोदय का कहना है कि रक्त संबंध ने समाज का निर्माण किया और समाज ने विस्तृत रूप में क्या है? राज्य का निर्माण किया। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के जो बीज हैं वो हम पारिवारिक नियंत्रण में ही क्या है? परिवार से ही क्या है?
धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत में दूसरा स्वरूप हमको देखने को मिलता है वह है धर्म। एक तरफ हमने परिवार रक्त संबंध की बात की, दूसरा है धर्म। तो जिस प्रकार रक्त संबंध है उसी प्रकार धर्म का भी क्या है, राज्य के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसके जो समर्थक हैं, धर्म को जो मानते हैं, वो है धर्म को राज्य की उत्पत्ति का साधन जो मानते हैं वो है गेटल महोदय। उन्होंने कहा है कि रक्त संबंध और धर्म क्या है, एक ही वस्तु के दो पहलू हैं और शुरू से ही दोनों में क्या है, घनिष्ठ संबंध रहा है। किसमें? रक्त संबंध में और धर्म में घनिष्ठ संबंध रहा है। इसके अतिरिक्त विल्सन का मानना है कि प्रारंभिक समाज में धर्म समाज रक्त का प्रतीक, उसकी एकता, पवित्रता और दायित्व की क्या थी, अभिव्यक्ति थी। धर्म क्या था? समाज, धर्म समाज क्या था? रक्त का प्रतीक था, उसकी एकता और पवित्रता और दायित्व की अभिव्यक्ति थी। कहने का तात्पर्य है कि धर्म के माध्यम से ही क्या है, धर्म के कारण लोग एकता सूत्र में रहते थे। लोग अपने कर्तव्यों को जानते थे कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं और क्या क्या हमारे दायित्व बनते हैं। दायित्व कर्तव्य एक ही बात है। तो उनका लोगों को ज्ञान किससे होता था? धर्म के माध्यम से होता था। और प्रारंभिक समाज में धर्म के क्या थे? दो रूप प्रचलित थे। गेटिल महोदय का मानना है कि दो रूपों में था। एक था पितृ पूजा और दूसरा था प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। आप आज भी देखते हैं कि आप पितृदेवों की क्या है, किसी भी शुभ कार्य से पूर्व क्या है, पितरों का आह्वान करने के लिए कहा जाता है। तो वो एक धर्म का स्वरूप था। और दूसरा था प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। प्राकृतिक शक्तियां यानी कि मनुष्य ने, प्राकृतिक शक्तियां कौन कौन सी है? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सभी क्या है? प्राकृतिक शक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त पेड़, हवा, ये क्या है? सब प्राकृतिक शक्तियां हैं। तो इनकी पूजा भी मनुष्य ने क्या है, प्रारंभ में की। और अगर पहले रूप में देखें तो जब परिवार के जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात भी व्यक्ति क्या रहे, उनमें बहुत श्रद्धा रखते थे कि वो अभी भी जीवित हैं और हमारी क्या है, मदद करते हैं। इसीलिए तो पितृ पूजा की जाती है। और उनका मानना था कि शरीर नष्ट हो सकता है किंतु आत्मा क्या है, नष्ट नहीं होती है। इसलिए वो आत्मा क्या है, हमारी सहायता करती है। और उस आत्मा को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए क्या है, उन्होंने पितृ पूजा क्या की, प्रारंभ की। और इस पितृ पूजा ने क्या है, लोगों को एकता के सूत्र में बांधा। कहीं ना कहीं जस्टिफिएबल लगता है, सही बात लगती है। आज भी आप देखेंगे कि पितृ पूजा या इस प्रकार की पूजाएं जब आप करते हैं तो आपके परिवार के जितने भी रक्त संबंधी होते हैं वो क्या है, उन कार्यों में भाग लेते हैं। तो उससे एकता बनती है। अगर आपका शत्रु भी होगा, कोई परिवार का सदस्य ही आपके शत्रु भाव रखता होगा, तो वो भी उसमें क्या है, सम्मिलित होता है। तो इससे क्या है, परिवार को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। और इस प्रकार जो एक ही वंश के लोग थे उनके इनके कुल देवता भी क्या है, एक ही हुए। कुल देवता यानी कि किसी को भी वो देवता मांग सकते थे। ये वायु, पृथ्वी, जिस प्रकार की जो प्राकृतिक शक्तियां थी उनको वो कुल देवता मान लेते थे और वो एक ही हुए। और कुल देवता इस प्रकार उनके क्या है, पुरखों के रूप में भी होते थे। तो इसने क्या किया, राज्य व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधा और उससे क्या है, परिवार का निर्माण बाकी सेम है। परिवार का निर्माण, परिवार से समाज, कबीलों का निर्माण, कबीलों से क्या है, फिर राज्य की उत्पत्ति। और जो दूसरा स्वरूप है वो है प्राकृतिक शक्तियों की पूजा। इसने क्या है, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा ने, जब मनुष्य जंगली अवस्था में था, क्योंकि आप इतिहास में भी पढ़ते हैं कि मनुष्य क्या था, एक इतिहास में आदि मानव स्वरूप में था। तो उस अवस्था में ही जब मनुष्य की बुद्धि का विकास भी नहीं हुआ था, व्यक्ति क्या है, प्राकृतिक परिवर्तनों को समझने लगा था। प्राकृतिक परिवर्तन यानी कि कभी धूप आ रही है, फिर छांव हो रही है, रात अंधेरा हो रहा है, सुबह सूरज उग रहा है। तो इन प्राकृतिक शक्तियों को मनुष्य समझने लगा था और इस कारण उन्होंने क्या है, इन प्राकृतिक शक्तियों की क्या है, पूजा करना प्रारंभ कर दिया था। और इस प्रकार जितने भी लोग क्या हैं,
एक प्राकृतिक शक्ति की पूजा करते थे, वो क्या है, एक सूत्र में बंध गए, एक वंश में बंध गए। और मतलब किसी ने अगर पृथ्वी की पूजा की तो उससे संबंधित जितने लोग थे वो एक गुट में बंट गए। अग्नि की किसी ने की, किसी ने वायु की, तो वो क्या है, एक एक गुट में बंटने लगे। और इससे क्या है, कबीलों की उत्पत्ति हुई, यानी कि धर्म के माध्यम से भी क्या है, कबीलों की उत्पत्ति हुई। और बाद में इन्होंने ही क्या है, बाद में जब ये बड़े होते गए तो इन्होंने ही क्या है, राज्य का क्या है, रूप धारण कर लिया, रक्त संबंध क्या ये धर्म के आधार पर। अब तीसरा हमारे पास आता है मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां। यानी कि मनुष्य क्या है, अरस्तु ने भी कहा है कि मनुष्य क्या है, स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी भी है। और क्योंकि मनुष्य समूह में रहता है, और इस समूह ने ही क्या है, बाद में जब समूह बड़े होते गए तो उनसे ही क्या है, राज्य की उत्पत्ति हुई। अब ये कैसे हुई, जब समूह बने तो समूह में रहने के कारण जो विभिन्न व्यक्ति थे समूह के, उनके स्वभाव और स्वार्थ क्या है, में भेद रहा। हर प्रकार के समूह में, हर प्रकार के अलग अलग जो समूह थे उनके, एक तो उनकी जो प्रवृत्ति थी और उनका जो स्वार्थ यानी कि जो हित थे, उनमें क्या था, भेद था। और इन भेदों ने क्या है, अलग अलग समूहों का, पहले एक समूह था, समूह में भेद हुए, दूसरा समूह बना, तो इससे क्या है, बहुत सारे समूहों का निर्माण हुआ। और जब इन समूहों में क्या है, संघर्ष होने लगे, तो इन संघर्षों को दूर करने के लिए इन्होंने क्या है, राजनीतिक संस्था की उत्पत्ति की। पहले सामाजिक संगठन के रूप में था, और सामाजिक संगठन के, जैसे कि समझौता सिद्धांत में बताया गया है कि सामाजिक संगठन के रूप में था, किंतु सामाजिक संगठन में जब संघर्ष होने लगे तो संघर्षों ने क्या है, राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया। और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण के बाद क्या है, राज्य की उत्पत्ति हुई। तो ये क्या है, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति के समर्थक जो हैं उनका ऐसा मानना है। और जॉन मॉले इसके समर्थक हैं। उनका कथन है कि राज्य के विकास का वास्तविक आधार मनुष्य के जीवन में विद्यमान अंतरजातीय प्रवृत्ति रही है, यानी कि स्वाभाविक जो उसकी सामाजिक प्रवृत्ति रही है उसी के कारण क्या है, राज्य का विकास हुआ है। उसके पश्चात इसी में एक शक्ति सिद्धांत भी आता है। शक्ति सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो राज्य की उत्पत्ति क्या है, शक्ति के माध्यम से मानते हैं। शक्ति सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का एक अलग से सिद्धांत भी है, और जो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है उसके अंतर्गत भी शक्ति सिद्धांत है। तो इसमें थोड़ा भेद आप समझिएगा। शक्ति यानी कि शक्ति कब होती है, जब संघर्ष होता है तब शक्ति होगी, तो संघर्ष होगा, संघर्ष होंगे तो यानी कि युद्ध होंगे। तो इन युद्धों के माध्यम से क्या है, राज्य की उत्पत्ति माने जाती है। क्योंकि जब मनुष्य समूहों में रह रहा था, सामाजिक व्यवस्था समूहों में बन चुकी थी, और सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था उत्पन्न हुई। और बहुत सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं उत्पन्न होने के कारण क्या है, लोगों ने किसी एक व्यक्ति को क्या है, अपना सर्वे सर्वा या राजा चुन लिया, और उन राजाओं के मध्य संघर्ष होने लगे, और एक क्षेत्र निर्धारण हो गया, और उन क्षेत्रों को राज्य के रूप में क्या है, परिवर्तित, वो स्वतः ही विकास के कारण हो गए। ऐसा शक्ति सिद्धांत के समर्थकों का मानना है। इनका मानना है, यानी कि किसके, समूह, जब विभिन्न समूह बटे तो समूहों में आपस में संघर्ष हुआ, और संघर्ष के कारण क्या है, क्षेत्र निर्धारण इन्होंने किया, यानी कि शक्ति के माध्यम से संघर्ष के कारण क्या है, राज्य की उत्पत्ति हुई, स्वाभाविक। तो यह है शक्ति सिद्धांत के समर्थकों का मानना। उसके पश्चात जो अगला है वो है आर्थिक गतिविधियां। राज्य की उत्पत्ति और विकास में आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख हाथ रहा है। इसमें जो प्लेटो है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, एडम स्मिथ, मॉन्टेस्क्यू, ये सभी क्या है, राज्य की उत्पत्ति में आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। और इनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति विकास में आर्थिक तत्वों के योग को हम नकार नहीं सकते। आर्थिक तत्व यानी कि
आर्थिक तत्व क्या है? जिससे आर्थिकी उत्पन्न होती है। और जैसे कोई भी युद्ध होता है, कोई भी संघर्ष होता है, तो वो किसके लिए होता है? आर्थिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए होता है। तो राज्यों ने राज्य के जो प्राकृतिक संसाधन थे उनको हड़पने के लिए क्या है, एक दूसरे के साथ संघर्ष किया। ऐसा आर्थिक आर्थिक गतिविधियां, चाहे वो उसके प्राकृतिक संसाधन थे या फिर भूमि थी, प्राकृतिक संसाधन में आती है, तो इन संसाधनों को हड़पने के लिए आपस में संघर्ष हुए। तो आर्थिक गतिविधियों के कारण भी क्या है, राज्य की उत्पत्ति हुई, ऐसा मानना है। और मार्क्स तो इसके क्या है, बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। और वो मानते हैं कि राज्य या जो राजनीतिक संगठन है उसकी उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो क्या है, आर्थिक गतिविधियां हैं। उन्होंने एक पूरा सिद्धांत बताया है। हम जब मार्क्स को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो उन्होंने अपना ऐतिहासिक सिद्धांत बताया है, राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत, तो उसमें वो बोलते हैं कि पहले मानव क्या था, आदिम अवस्था में था, उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी, वो स्वतंत्र था और भ्रमणशील था। फिर धीरे धीरे उसने क्या है, पशुओं को पाला, क्योंकि पशु क्या है, प्रकृति में थे। और उन पशुओं को पालने का साथ क्या है, वो थोड़ा सा कहीं किसी स्थान पर टिकने लगा। धीरे धीरे जब उसने पशुओं को पाला, पशुओं को चारे की आवश्यकता पड़ी, तो उसने कृषि करना प्रारंभ किया। और कृषि करने के साथ वो अस्थायी रूप से क्या है, एक स्थान पर रहने लगा। और उसके बाद जब उसने कृषि की तो बहुत सारे लोग जब आपस में मिलके रहे, तो उन्होंने अपने क्या है, किसी एक व्यक्ति को क्या है, सरदार या इस प्रकार से बना लिया। और वो व्यक्ति क्या है, उन समूह की क्या है, दूसरे समूह से रक्षा करता था। और वो बिना कुछ कार्य किए क्या है, उनसे कृषि के उपज का कोई भाग ले लेता था। तो इस प्रकार जमींदारी व्यवस्था का क्या हुआ, विकास हुआ। और जो व्यक्ति कृषि कर रहे थे वो क्या है, कृषक बन गए। और जो कृषि नहीं करते हुए भी उनकी सुरक्षा कर रहे थे, उन्होंने क्या है, जमींदार या साहूकार के रूप में क्या है, उनकी उत्पत्ति हुई। वो मेहनत कम करते थे और उनके पास क्योंकि हर कोई एक एक हिस्सा दे रहा है, तो इससे वो क्या है, समृद्धशाली हो गए। और उन्होंने उन कृषकों पर क्या है, आधिपत्य करना स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे इससे विकास हुआ। कृषि के बाद औद्योगिकरण आया। औद्योगिकरण आया तो कृषकों ने अपनी कृषि छोड़ी और वो उद्योगों में जाकर क्या कहे, काम करने लगे। क्योंकि उद्योगों में काम, उद्योग को निर्माण के लिए क्या है, पैसे की आवश्यकता पड़ती थी। और वो कृषकों के जो जमींदार वर्ग था उन्हीं के पास था। तो उसने क्या किया, जमींदार या सामंत वर्ग था, तो उन्होंने क्या है, पैसा लगाया। तो इस प्रकार जो वर्ग सामंत था वो क्या बन गया, उद्योगपति बन गया। और जो कृषक था वो क्या बन गया, मजदूर वर्ग बन गया। और फिर भी क्या है, इन दोनों में आपस में संघर्ष चलता रहा। और ऐसे ही संघर्ष चलते चलते उनका मानना है कि एक दिन ऐसी अवस्था आएगी कि, और जो उद्योगपति है, क्योंकि वही क्या है, राज्य की जो सरकार है उस पर आधिपत्य रखता है। और इस कारण क्या है, सरकार भी उसके लिए कानून बनाती है। तो जो मार्क्स है और उसके जो समर्थक हैं उनका मानना है कि राज्य की उत्पत्ति ही क्या है, गरीबों या कृषकों, मजदूरों को दबाने के लिए हुई है। क्योंकि राजनीतिक संस्था का निर्माण किसने किया है, अमीरों ने किया है। और उसका गरीबों का शोषण करने के लिए ही राज्य की उत्पत्ति की गई है। और राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण ही आर्थिक गतिविधियां हैं। तो इसको आप समझे। अब ये मैंने पूरी कहानी आपको बता दी, इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब है अंतिम हमारे पास राजनीतिक चेतना। राजनीतिक चेतना यानी कि स्वतः अनुभूति होना, राजनीतिक चेतना। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी मानते हैं। और सामाजिक प्राणी होने के नाते जब उसे समाज में विभिन्न समस्याओं का क्या है, विभिन्न समस्याएं होने लगी, यानी कि हो सकता है मनुष्य एक समूह में रह रहा है, वहाँ धीरे धीरे उसका समूह बढ़ गया, उसे जल जो पर्याप्त मात्रा में था वो उसकी कमी बढ़ने लगी, अब उसको जल की आवश्यकता पड़ी। उसे आपस में संघर्ष हो रहे हैं, कौन उसको बताए कि कौन सी भूमि उसकी है, कौन सी दूसरे की है। इस प्रकार विवाद उत्पन्न होने लगे। इस प्रकार की जो बहुत सारी समस्याएं थी, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उसने क्या है, सामाजिक समूह से राजनीतिक समूह में अपने आप को बदला। यानी कि किसी व्यक्ति को सर्वे सर्वा संप्रभु जो भी आप कहें वो चुन लिया। और उस व्यक्ति ने क्या है, राजनीतिक सामाजिक समूह ने अपने आप ही राजनीतिक समूह में परिवर्तन किया। और उस राजनीतिक चेतना से क्या है, धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति हुई, सीमाओं का निर्धारण हुआ और राज्य की उत्पत्ति हुई। और आज ये हमें इस रूप में दिखते हैं। तो ये राज्य की उत्पत्ति का
विकासवादी या ऐतिहासिक विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है, जिसके जो 6 प्रकार थे वो मैंने आपको समझाए। आशा ही नहीं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई स्थान पर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। इसके अतिरिक्त वीडियो अच्छा लगा हो तब भी बताएं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।